चलो जल्दी चलो। यति ने इस समय ये भी नहीं सोचा कि वो किसी अनजान आदमी के साथ जा रही है। उसके गांव के लोगों को जब पता चला कि भैरव और राघव की जान खतरे में है तो वो भी हाथों में मशाले लेकर उन दोनों के साथ चल पड़े। सभी गांव वालों ने जाकर नारायण महल के बाहर किरण देवी हाय हाय, किरण देवी हाय हाय के नारे लगाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर किरण देवी और अमरेंद्र बाहर निकले। कह रहे बुड़बक की फौज, कौनो भूकंप आ गया है या फिर प्रलय होने वाला है? तुम सब लोग यहाँ लामबंदी काहे कर रखे हो? भैरव और राघव कहाँ हैं? उन्हें बाहर निकालो। हाय दैया, हे भैरव और राघव का हमको का पता कहाँ है भी या नहीं? किरण देवी के कहते ही वो और अमरेंद्र ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे पक्की खबर मिली है कि भैरव और राघव भैया दोनों तुम्हारे पास आए हैं, तो चुपचाप उन्हें बाहर निकालो, नहीं तो देख रही हो पूरा गांव हमारे साथ मशाल लेकर खड़ा है। यति की बात सुनकर किरण देवी हंसने लगी। जब तक वो दोनों चूजे हमारे कब्जे में है ना, ऐसे 10 गांव भी आ जाएं तो हमरा किरण देवी का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, समझी? देखो उगल दिया ना सच। अब देर मत करो, भैरव और राघव भैया को बाहर निकालो। अमरेंद्र, जो कि अभी तक यति और किरण देवी की बहस का मजा ले रहा था, बीच में बोल ही पड़ा। वो कमबख्त मुझे 4 लोगों के कंधे पर भेजने की बात कर रहे थे ना, अब देखना, अब तो वो दोनों यहाँ से 8 लोगों के कंधे पर ही जाएंगे। किरण देवी की बात सुनकर यति ने एक नजर भीड़ पर डाली और उसे खबर देने वाला वो मलंग उसे कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी दी हुई खबर सच निकली। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो किरण देवी। तुम्हें पता नहीं है कि भैरव और राघव तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो हमारा तब करेंगे ना जब वो होश में होंगे। वो बेचारे अधमरे अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और तुम कह रही हो कि तुमको नहीं लगता अम्मा कि लैला मजनू को बहुत देर दूर रखने से हमको पाप लग जाएगा? मैं क्या कहता हूँ कि क्यों ना हम यति को भी भगवान राघव के पास भेज दें। अमरेंद्र की बात सुनकर किरण देवी ने यति की तरफ देखा। क्या कहती हो यति? आखिरी बार मिलना चाहोगी अपने आशिकों से? कुछ भी मत पको किरण देवी, उनमें से एक मेरा भाई है। तू ज्यादा सीता बनने की कोशिश ना कर ले, हमें को सब पता है, जैसन माई वैसन बेटिया। इतना कहकर किरण देवी ने अपने गुंडों को आवाज दी और उन्होंने यति को महल के अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखते ही पूरे गांव वाले चिल्लाकर महल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन किरण देवी जनता की तरफ मुड़ी और बोली, ना ना ना, ये गलती भूल कर भी ना करना, नहीं तो तुम्हारे तीनों नेताओं की लाश यहीं बिछी पड़ी होगी। और हाँ, अगर सब्र करोगे तो हम उनसे थोड़ी देर बातचीत करके उन्हें तुम्हारे साथ रवाना कर देंगे। किरण देवी की बात सुनकर जनता जहां थी वहीं रुक गई। यति ने अंदर जाकर देखा कि राघव और भैरव को बेहोश करके एक खंबे से बांध रखा था। उनके चारों तरफ केरोसिन फैला हुआ था। यति घबराते हुए उनके पास गई और उनके गाल थपथपाकर उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। उसने देखा कि वो दोनों बेहोश हैं। तभी यति ने मौके का फायदा उठाते हुए पास में रखे हुए जग का पानी राघव और भैरव के ऊपर डाल दिया और उनकी रस्सी एकदम ढीली कर दी। अभी तुम दोनों बेहोश होने का ही नाटक करो, जैसे ही किरण देवी और अमरेंद्र आएंगे हम अचानक से बाहर भाग जाएंगे। तभी किरण देवी और अमरेंद्र भी अंदर आ गए। उसने देखा कि यति राघव और भैरव के गाल थपथपाकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रही है। अब ये दोनों कभी नहीं उठेंगे, इसी नारायण महल में इनकी कब्र बना दी जाएगी। और हाँ, अगर तू चाहे तो तेरी भी। ये कहकर किरण देवी ताली बजाकर गोल गोल घूमकर नाचने लगी और अमरेंद्र भी जीत के नशे में चूर होकर हंसने लगा। जैसे ही मौका मिला, यति ने दोनों का हाथ पकड़ के जोर से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। भागो जल्दी! उनको भागता देखकर किरण देवी और अमरेंद्र जाकर उनसे लिपटकर रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन भैरव और राघव ने धक्का देकर उन्हें जमीन पर पटक दिया और महल के बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। यति ने एक मशाल लेकर पूरी ताकत से नारायण महल के ऊपर फेंक दी। उसके बाद पूरे गांव वालों ने भी अपनी अपनी मशालें नारायण महल के ऊपर फेंक दी। अब किरण देवी और अमरेंद्र अंदर थे और नारायण महल
धू धू कर जल रहा था। लो, अब हुआ कलयुग के रावण का अंत। नारायण महल पूरी तरह से जल रहा था। आग की भयानक लपटें आसमान तक उठ रही थी और गांव वाले महल से कुछ दूरी पर इकट्ठा होकर ये सब कुछ गौर से देख रहे थे। भैरव, यति और राघव भी इस भीड़ में शामिल थे। कलयुग के इस रावण का अंत हो गया। इस आग से ना तो किरण देवी बच पाएगी और ना ही अमरेंद्र। भैरव भी अपनी आंखों के सामने धूं धूं करके जल रहे नारायण महल को गौर से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में यति को लेकर फिक्र भी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन गुड़िया, तुम्हें इस तरह से महल के अंदर नहीं आना था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। भैरव की प्यार भरी बातें सुन यति ने पहले तो गौर से उसकी आंखों में देखा और फिर उसे तुरंत ही अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं ठीक हूँ। तुम नहीं जानते मुझ पर क्या बीती थी जब मुझे पता चला था कि तुम्हें और राघव भैया को किरण देवी ने बंदी बना लिया था। मैं तुम्हारे बिना अपने आप के बारे में सोच ही नहीं सकती भैरव, सोच ही नहीं सकती। भैरव भी यति की आंखों में मौजूद प्यार को साफ महसूस कर रहा था। वो धीरे से यति की पीठ को सहलाने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। इधर पास खड़े राघव की भी आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे से ये साफ लग रहा था कि वो भी यति के इस एहसान को कभी भूल नहीं पाएगा। यति, अगर तुम वक्त पर नहीं पहुंचती तो शायद आज भैरव और मैं इस आग की लपटों में खत्म हो जाते। तुमने हमारी जान बचाई और इससे बड़ा एहसान कोई नहीं कर सकता। भैरव और राघव दोनों यति के इस बहादुरी भरे काम के महत्व को जान रहे थे, जबकि इधर गांव वाले भी यति के इस काम पर बहुत खुश थे कि यति ने किरण देवी और अमरेंद्र को मौत के हवाले कर दिया। वो सभी आपस में बातें किए जा रहे थे। उन सब की आंखों में सालों के दर्द का अंत साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार किरण देवी और अमरेंद्र का आतंक खत्म हुआ। यही दिन हमें देखने के लिए कितने साल लग गए। हाँ, उनकी मौत के साथ हमारे डर और दुख का अंत हुआ। अब हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अब किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू बाजार में नीलाम नहीं होगी। तुम एकदम सही कह रहे हो भाई। वो अमरेंद्र जो हमारी बेटियों का सौदा करता था और वो दुष्ट किरण देवी जिसने हमारे ऊपर इतने जुल्म किए, आज आखिरकार उनका अंत हो ही गया। भगवान ने हमारी पुकार सुन ही ली। किरण देवी और अमरेंद्र के जलने की खबर सुन गांव वालों के बीच खुशी का माहौल छा गया था। वो सभी बेहद खुश थे। उन सभी को लग रहा था कि किरण देवी और अमरेंद्र मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल नारायण महल के अंदर आग की भीषण लपटों के बीच किरण देवी और अमरेंद्र दोनों अभी भी जिंदा थे। आग की भीषण लपटों के बीच एक कोने में किरण देवी और अमरेंद्र बीच में फंसे हुए थे। चारों ओर आग ही आग थी और उन दोनों के चेहरों पर अपनी मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अरे अमरेंद्र, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ही चलता तो आज हम लोग ये आग में झुलस ना रहे होते। ये सब तुम्हारी बेवकूफी के चलते हो रहा है। अमरेंद्र चारों तरफ आग देख पहले से ही घबराया हुआ था और अब किरण देवी की बातें सुन उसके चेहरे पर घबराहट के और ज्यादा भाव आ गए। वो चिढ़ भरी नजरों से किरण देवी की ओर देखने लगा। जो हो गया सो हो गया अम्मा। अब मुझको कोसने के बजाय ये सोचो कि हम लोग इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे। तुम्हारी ये बकबक करने से हम लोग इस आग से बच नहीं जाएंगे। अरे चुप कर बेवकूफ। एक तो सब गुड़ गोबर कर दिया और अब ऊपर से सारा दोष हमरे ऊपर ही मर रहा है। तोहरी वजह से हमने इस भैरव और राघव को यहाँ बांधा था और अब देखो सब कुछ उल्टा हो गया। इस आग में हम लोग भैरव को जलाकर मरने वाले थे, उसी आग में हम लोग फंस गए हैं। ये कहती हुई किरण देवी गुस्से से पैर पटकती हुई आग के बीच से आगे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ चालाकी की झलक साफ नजर आ रही थी, जबकि उसकी इस हरकत पर अमरेंद्र बुरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आग के बीच किरण देवी आखिर उस ओर क्यों जा रही है जहां आग और भी ज्यादा गहरी है।
अरे अरे अम्मा, अब कहाँ जा रही हो? अंदर अंदर तो और ज्यादा आग है। अरे तुमको समझ नहीं आएगा अमरेंद्र, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। अमरेंद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चौंकते हुए किरण देवी को देखे जा रहा था। तभी किरण देवी ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुन उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अमरेंद्र, हमको कम मत समझो। हम भले ही तुम्हारे हर हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन हमारा भी एक दिमाग है। हम हमेशा आने वाली हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। ही महल के अंदर एक सुरंग है जो हम लोगों को इस आग के बीच से बाहर ले जा सकती है। अब अपनी जान बचानी है तो हमारे पीछे पीछे आओ, वरना अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इस आग में मरने का इंतजार करो। इतना कहते हुए किरण देवी बिना अमरेंद्र की ओर मुड़े आग की लपटों के बीच तेजी से आगे बढ़ने लगी, जबकि अमरेंद्र जो कुछ पल वहीं खड़ा था अब और ज्यादा घबराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। वो किरण देवी के साथ जाए या ना जाए, वो खुद में सोच ही रहा था। और फिर न जाने उसके मन में क्या आया कि वो झल्लाकर अपने सिर पर हाथ मारने लगा और बड़बड़ाते हुए किरण देवी के पीछे पीछे चलने लगा। अम्मा, हम मानते हैं, हम बेवकूफ हैं, पर अम्मा अब हमको यहाँ अकेले छोड़कर मत जाइए। हमको बस एक बार बचा लीजिए, फिर हम दोबारा कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है, अब बस बंद कर अपनी बक बक और जल्दी से चल, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम भी अपनी जान से हाथ धोए बैठेंगे। किरण देवी की बात पर अमरेंद्र बिना कुछ बोले किरण देवी के पीछे पीछे जाने लगा। किरण देवी इस भयानक आग के बीच एकदम बेखौफ सी आगे बढ़ी जा रही थी। उसकी चाल में घबराहट नहीं बल्कि एक ठहराव था। उसके चेहरे पर एक अलग सा ही विश्वास दिखाई दे रहा था और वो ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे कि मानो उसे पूरी तरह से यकीन हो कि वो एकदम सही रास्ते पर जा रही है। वो बस आगे बढ़ती रही और नारायण महल के अंदर एक दरवाजे तक पहुंचकर वो उसे खोलने की कोशिश करने लगी। दरअसल किरण देवी जहां रुकी थी वो एक लोहे का दरवाजा था। किरण देवी उसे खोलने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। वो गुस्से में अपने हाथों से उस दरवाजे को धक्का देने लगी। इधर अमरेंद्र ने जब देखा कि किरण देवी के इतनी कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा है, तब उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। अम्मा, दरवाजा नहीं खुल रहा, अब हम लोग क्या करेंगे? किरण देवी उस लोहे के दरवाजे पर धक्का दिए जा रही थी, लेकिन वो दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ऊपर से अमरेंद्र की डर भरी बातें सुन उसका चेहरा गुस्से से भरने लगा। एक तो ये दरवाजा खुल नहीं रहा और ऊपर से तू बकर 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 किए जा रहा है नामुरा। जुबान चलाने के बजाय जरा हाथ चलाकर मदद कर मेरी। किरण देवी की बात सुन अमरेंद्र धीरे से आगे आया। अपने पीछे धड़कते हुए नारायण महल को देख उसके चेहरे पर डर के भाव मौजूद थे और वो जानता था कि अगर वो सामने मौजूद इस लोहे के दरवाजे को खोल नहीं पाया तो वो इस आग में झुलसकर मर जाएगा। अम्मा, आप थोड़ा पीछे हटिए, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहते हुए अमरेंद्र ने पहले तो किरण देवी को धीरे से पीछे किया और लोहे के दरवाजे पर जोर से अपने कंधे से धक्का मारने लगा। अमरेंद्र के धक्के की वजह से दरवाजा थोड़ा हिला जरूर, लेकिन खुला नहीं। अमरेंद्र ने दोबारा तुरंत ही अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा, लेकिन इस बार उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। लगता है ये दरवाजा अंदर से जाम है, हमें इसे तोड़ने के लिए और ताकत लगानी होगी। अरे बकलोल, उठ जल्दी। अगर जल्दी दरवाजा ना खुला ना तो हमें दोनों ही आग में जलकर मर जाएंगे। चल जल्दी उठ, फिर से ताकत लगा। इतना बड़ा शरीर किस लिए बना रखा है? हाँ, दरवाजे को न टूटता देख अब किरण देवी भी घबराने लगी थी, जबकि इधर आग की लपटों को तेजी से अपने पास आता देख अमरेंद्र घबराते हुए फिर से उठ खड़ा हुआ और गहरी सांस लेते हुए उसने फिर से दरवाजे पर एक तेज धक्का दे मारा। खुल जाना मुराद। इस बार अमरेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दरवाजे पर तेज धक्का मारा था और अमरेंद्र के इस धक्के से इस बार वो लोहे का दरवाजा जोर से चरमराते हुए एक झटके में ही खुल गया।
दरवाजा खुलने से किरण देवी और अमरेंद्र दोनों ने कुछ पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन तभी सामने सुरंग के अंदर से धुएं की एक लहर उनके चेहरे पर आ लगी। अभी कहाँ है? अम्मा, अम्मा सुरंग के अंदर बहुत धुआं है, क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे? अगर तुम रेजा इससे डरेंगे तो कभी नहीं निकल पाएंगे। चल अब डरपोक जैसन बात मत करो और अंदर चलो। अमरेंद्र तो उस सुरंग के अंदर जाने में घबरा रहा था, लेकिन जब उसने किरण देवी को अंदर जाते हुए देखा तब वो भी धीरे धीरे किरण देवी के पीछे दौड़ने लगा। अमरेंद्र और किरण देवी दोनों तेजी से सुरंग में बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन उनके साथ ही नारायण महल की आग भी सुरंग के अंदर आ गई और उस सुरंग के छोटा होने की वजह से आग बाहर के मुकाबले अंदर और भी ज्यादा तेजी से फैल रही थी। सुरंग धुएं से भरता जा रहा था और धुएं की वजह से वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अम्मा, हम और तेज नहीं दौड़ सकते, सांस नहीं ली जा रही है। अभी सांस लेना मत छोड़ो अमरेंद्र, सांस लेना तब छोड़ना जब वो भैरव और यति के लासन को देख लियो। चल अब बच्चन जैसा नाटक बंद करो और हमारे पीछे पीछे आ। किरण देवी की इन फौलादी बातों को सुन अमरेंद्र के अंदर जोश सा आ गया था। कुछ तो बात है इस बुढ़िया में, यहाँ हमारा हालत खराब हो रहा है और ये किरण देवी है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। किरण देवी को बिना किसी डर के आगे बढ़ता देख अमरेंद्र भी हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने लगा और फिर वो दोनों जल्द ही उस सुरंग के मुहाने पर आ गए। बाहर से आ रही हल्की हल्की रोशनी को देखते ही किरण देवी और अमरेंद्र दोनों ने भागने की गति और भी ज्यादा तेज कर दी और वो दोनों जैसे ही दरवाजे से बाहर आए वैसे ही वो दोनों खुली हवा में जोर जोर से सांस लेने लगे। हम बच गए अम्मा, हम बच गए। अमरेंद्र बहुत खुश था, लेकिन किरण देवी के चेहरे पर सख्ती के भाव थे। वो जानती थी कि वो लोग नारायण महल की आग से जरूर बच गए, लेकिन वो लोग अकेले हैं। किरण देवी तुरंत ही चारों ओर देखने लगी और जब उसने देखा कि वो लोग गांव के बाहर बहने वाली एक नदी के किनारे पर हैं, तब उसके चेहरे पर हल्की राहत के भाव आए। अरे अमरेंद्र, अभी खिलवा खत्म नहीं हुआ है। हम दोनों को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि नारायण महल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और अगर भैरव या किसी और के हो हम लोगों के जिंदा होने के बारे में पता चल गया तब ही हमें छोड़ेंगे नहीं। किरण देवी की बात पर अमरेंद्र तुरंत ही गांव के अंदर की ओर देखने लगा। गांव के बीच में बने नारायण महल की आग वहां तक दिखाई दे रही थी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गांव वालों के शोर शराबे की आवाज भी वहां तक आ रही थी। आप सही कह रहे हो अम्मा, हम लोगों को यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, वरना अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम दोनों जिंदा हैं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर अम्मा, हम जाएंगे कहाँ? मैं एक जगह जानती हूँ, चल मेरे पीछे आ। पर हम जा कहाँ रहे हैं? वो तो को बता दूंगी तो तू आएगा ही नहीं। अमरेंद्र जानता था कि उसके पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं, इसीलिए वो कुछ बोले बिना किरण देवी के साथ चलने लगा। किरण देवी रात के अंधेरे में पहले तो अमरेंद्र को लेकर गांव से बाहर आई और फिर एक टेम्पो वाले की मदद से नजदीक के ही एक कस्बे में चली गई। अमरेंद्र के लिए ये बिल्कुल नई जगह थी। वो किरण देवी के साथ एक पुरानी इमारत के अंदर आ गया, पर तभी उसकी नजर जैसे ही उस इमारत के अंदर बैठे हुए कुछ गुंडों पर गई वैसे ही वो चौंक गया। उसने देखा कि यहाँ कुछ गुंडे अपने हाथों में बंदूक लिए हुए। अमरेंद्र को समझते देर न लगी कि ये किसी और का नहीं बल्कि रूनी का अड्डा है। वो तुरंत ही डर भरी नजरों से किरण देवी को देखने लगा। माँ, ये तो रूनी का अड्डा है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे चुप रहे, जब तक हम यहाँ हूँ तब तक तुझे कोई छू भी नहीं सकत है। और ई रूनी, उसकी इतनी औकात नहीं कि हमरे खिलाफ कछु कर सके। बस मेरे पीछे पीछे चल। अमरेंद्र असमंजस में खड़ा था, लेकिन तभी किरण देवी उसका हाथ पकड़ती हुई उसे अंदर ले आई। अम्मा, ये अच्छा नहीं है। आप मुझे क्यों यहाँ लाई हैं? मैं रूनी को अच्छे से जानता हूँ। पिछली बार रूनी ने मुझे भले छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। तो को कहा हो गया है अमरेंद्र? तू तो पहले ऐसा नहीं था, और जब हमने कह दिया कि तुझे कछु नहीं होगा तो कछु नहीं होगा। पर अम्मा, आप अमरेंद्र अभी कुछ और बोलने ही वाला था
और तभी उसे किरण देवी की कड़क आवाज सुनाई दी। देख अमरेंद्र, हम तो का कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन तो का हमसे एक वादा करे के होई कि अब से तू सिर्फ और सिर्फ हमरा वफादार होगा। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा आपका ही वफादार रहूंगा। अमरेंद्र और किरण देवी बात कर ही रहे थे कि इसी दौरान अंदर से एक आदमी आया और उन दोनों को वहां देख वो तुरंत ही रूनी को इस बारे में बताने लगा। इधर रूनी ने भी जब किरण देवी और अमरेंद्र के यहाँ आने की बात सुनी, तब वो तुरंत ही अपने काले कपड़ों में चेहरे पर गुस्से के भाव लिए हुए अमरेंद्र के सामने आ गया। उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर थाम रखी थी और उसके चेहरे पर इस बात का गुस्सा साफ झलक रहा था कि वो अमरेंद्र से जुड़ी हुई पुरानी बातों को भूला नहीं है। तो अमरेंद्र, आखिर तुम वापस आ ही गए। रूनी की आंखों में गुस्से को देख अमरेंद्र के चेहरे पर डर की लकीरें आ गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, और तभी किरण देवी अमरेंद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। हे हमारे साथ आए हैं रूनी, और अब से तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी तरह से हमारा आदमी है। किरण देवी की कड़क बात पर रूनी हैरानी से किरण देवी की आंखों में देखने लगा। वो जानता था कि किरण देवी ने उसे इस बात का वादा किया था कि वो उसे चुनाव जीतने में मदद करेगी। किरण देवी, मेरी और तुम्हारी बात पहले ही हो चुकी है। तुमने मुझसे कुछ आदमी मांगे थे, मैंने तुम्हें वो भी दे दिए थे, लेकिन अब तुम यहाँ क्यों आई हो? दरअसल रूनी अपने उन आदमियों की बात कर रहा था जिसकी मदद से किरण देवी ने भैरव और राघव को नारायण महल में बंदी बनवाया था। हमका मालूम है तूने हमारी मदद की है, लेकिन अब हमका तुझसे और मदद चाहिए। और मदद? हाँ, मुझे और अमरेंद्र को यहाँ कुछ दिन ठहरने की जगह चाहिए, और तुम्हारे कुछ आदमी भी। किरण देवी के इस कॉन्फिडेंस भरे लहजे पर रूनी पहले तो हैरानी से किरण देवी को देखने लगा, लेकिन फिर वो अपने चेहरे पर सख्त भाव ले आया। किरण देवी, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे उन डाकुओं जैसा नहीं हूँ जिसे तुम अपने इशारों पर नचाया करती थी। तुमने एक बार मुझसे मदद मांगी थी, मैंने की, पर अब ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन ना है तो मुमकिन करना पड़ेगा रूनी, काहे से जो मकसद के लिए हम तो उससे मदद मांगी थी, वो मकसद अभी भी अधूरा है, और उस मकसद को पूरा किए बगैर तुम वो चुनाव को जीत ना पाओगे, जिसके लिए तो ये अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। चुनाव की बात सुनते ही रूनी अचानक से गंभीर होकर किरण देवी की आंखों में देखने लगा। किरण देवी, तू क्या कह रही है? साफ साफ बता। साफ साफ, ठीक है, अभी बताते हैं। देख, तू भी जानत है रूनी कि तू ही जो इलाकों से चुनाव लड़ने वाला है, उस इलाके में बाबा साहिब का कितना नाम है। हाँ, जानता हूँ, पर उससे क्या? वो तो कब के मर चुके हैं। हाँ, वो बाबा साहिब को हमने ही अपने हाथन से मारा था, लेकिन जानते हो का बेटा भैरव जिंदा है, और वो तुम्हारा हर राज जानत है। क्या? रूनी के हैरानी से भरे चेहरे को देख किरण देवी मुस्कुराते हुए उसके और नजदीक आ गई, और रूनी को बाबा साहिब, नंदनी, यति और भैरव के बारे में हर बात बताने लगी। रूनी भी भैरव और यति के बारे में जानकर थोड़ा परेशान हो गया था। वो समझ गया था कि अगर भैरव ने ठान लिया है तो वो बाबा साहिब का नाम लेकर किसी भी हाल में उसको चुनाव जीतने नहीं देगा। तुम सही कह रही हो किरण देवी, भैरव के रहते मैं इस चुनाव को नहीं जीत सकता। हम लोग हमेशा सही बोलत हैं रूनी, और अभी भी तुमको सही ही बात बोल रहे हैं कि इस दुनिया में अगर भैरव और यति को कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। तो उसे खत्म करो। उसी के लिए तो तुझसे मदद मांग रही हूँ, बोलो, करोगे मदद? रूनी कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव आ गए थे, और आखिरकार वो हाँ में सिर हिलाने लगा। ठीक है, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, और तुम दोनों को जितने आदमी चाहिए उतने मिल भी जाएंगे, लेकिन याद रखना कि मुझे हर हाल में इस चुनाव को जीतना है, और इसके लिए
अगर तुम लोगों ने उस भैरव और यति को खत्म नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। तू ही अपना काम कर रूनी, बाकी का सब हम पर छोड़ दे। किरण देवी की बात पर रूनी ने पहले तो घूर कर उसे देखा और फिर अपने आदमियों को किरण देवी के साथ रहने का इशारा कर वहां से चला गया। रूनी के वहां से जाते ही अमरेंद्र ने राहत की सांस ली। अम्मा, मान गए तुमको। सच में तुम्हारा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। सही बोले अमरेंद्र, हमरा जैसा कोई नहीं। पर अमरेंद्र, अब हमारी बात दिमाग में ठूंस ले। समझदार लोग दिमाग से खेलते हैं, ताकत से नहीं। चल, अब दिमाग चलाने का समय आ गया है। वो भैरव और यति को अब हर हाल में खत्म करना ही होगा। किरण देवी भैरव से अपना बदला लेने के लिए अब अपना अगला कदम चलने वाली थी, जबकि वहीं दूसरी ओर गांव का माहौल अब तक शांत हो चुका था। नारायण महल की आग बुझ चुकी थी और गांव वाले राहत की सांस लेते हुए अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे थे। भैरव, यति और राघव थके हुए लेकिन संतोष भरे चेहरों के साथ अपने घर लौट आए थे। गांव वाले लोग भी उनके घर के बाहर आकर भैरव और यति का शुक्रिया अदा किए जा रहे थे। उनकी आंखों में खुशी और एहसान साफ झलक रहा था। यति दीदी, भैरव भैया, आपने जो किया है उसके लिए हम सदा आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। आज गांव वालों की जीत हुई है। हम सब ने मिलकर बुराई का अंत कर दिया है। गांव वाले आपस में खुशियां मना रहे थे। कोई मिठाइयां बांट रहा था तो कोई ढोल बजा रहा था। भैरव, यति और राघव हल्की मुस्कान के साथ सबको देख रहे थे। भैरव, अब सब ठीक है। नारायण महल के साथ साथ वो लोग भी खत्म हो गए। अब गांव में फिर से शांति होगी। हाँ यति, आज तुमने वो काम किया है जो बरसों से कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब हम सब सुरक्षित हैं। यति और राघव को बात करता देख भैरव मुस्कुराते हुए घर के अंदर चला आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकावट के साथ साथ संतोष का भाव था कि अब किरण देवी कभी भी उनकी जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन तभी घर का फोन अचानक जोर जोर से बजने लगा। कौन हो सकता है इस वक्त? भैरव ने खुद में सोचते हुए फोन उठाया और तभी फोन के दूसरी तरफ से धीमी लेकिन एक औरत की कुटिल हंसी सुनी। भैरव बुरी तरह से चौंक गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। कौन है? का भैरव, इतना जल्दी भूल गया हमको? अरे हम बोल रहे हैं। रजसू की मौत के बारे में सोचकर तू ही बड़ा खुश हो रहा है। हाँ? किरण देवी की आवाज सुनते ही भैरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। किरण देवी, ये कैसे हो सकता है? तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ भैरव, हाँ, हम जिंदा हैं। हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक तुझे मार ना दें। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला किरण देवी। मैं तुम्हें कहीं भी छुपने नहीं दूंगा। इस बार तुझे खोजकर सच में तुझे खत्म कर दूंगा। अच्छा, खोज कर खत्म कर देगा? चल भैरव, इतनी ही हिम्मत है ना तो आ जाइयो कल नारायण महल। हम वहीं रहेंगे। इतना कहती हुई किरण देवी ने फोन पर जोर से ठहाका लगाया और फोन काट दिया। किरण देवी ने ठहाका लगाते हुए फोन काट दिया था, जबकि इधर किरण देवी की आवाज सुनने के बाद से ही भैरव के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए थे। और जब किरण देवी ने फोन काटा तब भैरव ने गुस्से से फोन पटक दिया। उसके आसपास खड़े यति और राघव फोन पटकने की आवाज सुन बुरी तरह से चौंक गए। वो दोनों तुरंत ही हड़बड़ाते हुए भैरव के करीब आ पहुंचे। भैरव, क्या हुआ? किसका फोन था? किरण देवी, वो भी जिंदा है। उसने मुझे धमकी दी है। किरण देवी के जिंदा होने की बात सुन यति और राघव एक पल के लिए अवाक रह गए। घर के अंदर आए हुए कुछ गांव वालों ने भी इस बात को सुना। तब उन सबके चेहरे पर भी एकदम हैरानी के भाव आ गए। वो सभी फुसफुसाते हुए घर के बाहर आ गए और जल्द ही वहां मौजूद सभी गांव वालों तक ये बात पहुंच गई कि किरण देवी अभी भी जिंदा है। लोगों का जश्न मनाना थम सा गया और सभी बस इसी बारे में बात करने लगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आखिर कोई नारायण महल की उस भयानक आग से कैसे बच सकता है? क्या बात कह रहा है बलुआ? सच में किरण देवी जिंदा है? और नहीं तो क्या, हमने खुद अपने कानों से सुना।
भैरव दादा को उस बुढ़िया का फोन आया था। भाई अगर सच में किरण देवी जिंदा है ना, तो समझ लो कि हम सबकी शामत आने वाली है। वो बुढ़िया किरण देवी चुन चुन कर बदला लेगी, देख लेना। किरण देवी के जिंदा होने की बात ने गांव वालों के चेहरे पर डर के भाव ला दिए थे, जबकि वहीं दूसरी ओर घर के अंदर मौजूद राघव और यति का भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया था। उन दोनों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भैरव को आने वाला कॉल सच में किरण देवी का ही था। भैरव, ये कैसे हो सकता है? भैरव, हमने अपनी आंखों से देखा कि किरण देवी और अमरेंद्र महल में आग के बीच फंस गए थे। फिर वे दोनों उस भीषण आग से बच कैसे सकते हैं? मैं नहीं जानता कि वो कैसे बची, लेकिन एक बात साफ है, वो अब हमारे और इस गांव के लिए और ज्यादा बड़ा खतरा बन गई है। ये पहली बार है जब उसने मुझे इस तरह की चुनौती दी है कि वो कल नारायण महल आ रही है, और अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं कल उसके सामने आऊं। भैरव की बात सुन राघव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। भैरव, अगर उस किरण देवी ने तुम्हें इस तरह की चुनौती दी है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो कल नारायण महल आ रही है ना, आने दो उसको। हम लोग पूरे गांव वालों को लेकर जाएंगे, और इस बार न सिर्फ हम उसका खात्मा करेंगे, बल्कि इस बार अपनी आंखों के सामने हम उसका दाह संस्कार भी कर देंगे। राघव की बात सुन भैरव भी गुस्से में सिर हिलाने लगा, लेकिन वहीं खड़ी यति ये सब कुछ सुनकर एकदम गंभीर हो गई थी। राघव भैया, हमें गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मैं किरण देवी को अच्छे से जानती हूँ। अगर उसने हम लोगों को चुनौती दी है तो इसके पीछे जरूर उसने कोई बड़ी साजिश रची होगी। यति की बात पर ना तो भैरव ने न ही राघव ने कोई जवाब दिया। यति उन दोनों के गुस्से से भरे चेहरे को देखती हुई उनके और करीब आ गई। भैरव, मैं जानती हूँ कि किरण देवी की बातों ने तुम्हारे अहम को चोट पहुंचाई है, लेकिन भैरव, इस स्थिति में हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। हम लोग पहले ये जानेंगे कि आखिर किरण देवी यहाँ क्या करने आ रही है, उसके बाद ही हम लोग कोई फैसला लेंगे। यति की बात पर भैरव ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन जब यति उसे बार बार इस बात के लिए मनाने लगी तब भैरव ने आखिरकार हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है मेरी गुड़िया, पहले हम कुछ गांव वालों को नारायण महल में भेजेंगे, उसके बाद ही हम कोई ठोस फैसला लेंगे। भैरव की बात सुन यति मुस्कुराती हुई भैरव के गले लग गई। अगली सुबह यति भैरव और राघव के साथ अपने घर के पास मौजूद उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गई जहां गांव के लोग अक्सर इकट्ठा होते थे। यति ने देखा कि वहां पहले से ही कुछ बुजुर्ग और जवान लोग बैठे हुए थे। माहौल गंभीर था और सभी किरण देवी के वापस जिंदा होने की चर्चा कर रहे थे। यति सभी लोगों को गौर से देखती हुई उनके पास आ गई। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सभी किरण देवी के जिंदा होने की बात सुनकर थोड़े घबराए हुए हैं, पर आप लोग चिंता मत कीजिए। जब तक हम आपके साथ हैं तब तक किरण देवी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर यति दीदी, आखिर ये किरण देवी जिंदा कैसे हो सकती है? आपने तो उसे और उस हरामी अमरेंद्र को आग के हवाले कर दिया था ना। भैया, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर वो बच कैसे गई। भैया, ये बात हम लोगों को मिलकर ही पता लगानी होगी, और इसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। यति बिटिया, तुम बस बोलो कि हमें क्या करना है। तुम्हारे लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। नहीं नहीं, मुझे आप लोगों की जान नहीं चाहिए। मुझे बस ये कहना है कि आप लोग नारायण महल जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि वहां कोई हंगामा ना हो, और वहां जाकर बस ये देखना है कि आखिर वह किरण देवी वहां क्या करने वाली है। ठीक है बेटी, तुम जैसा कह रही हो हम वैसा ही करेंगे। लेकिन बेटी, अगर कहीं वो किरण देवी हमारे लिए कोई मुसीबत लेकर आ गई तो? रामलाल काका, अगर किरण देवी किसी भी तरह की हिंसा की शुरुआत करती है तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े की शुरुआत हम किसी भी हाल में नहीं करेंगे। वहां कोई भी लड़ाई झगड़ा या हंगामा नहीं करेगा। हम बस सच का पता लगाने जा रहे हैं कि आखिर किरण देवी यहाँ क्यों आ रही है। यति बिटिया सही कह रही है, जो कुछ करना है सोच समझ कर करना होगा। हम वहां जाएंगे, लेकिन शांति से। अधिकतर गांव वाले यति की बात पर सहमत नजर आ रहे थे, और फिर वो सभी धीरे धीरे नारायण महल की ओर बढ़ने लगे। भैरव और राघव भी नारायण महल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यति ने उन्हें रोक दिया। नहीं भैरव, नहीं, अभी नहीं। यति ने भैरव और राघव को नारायण महल जाने से रोक दिया था, जबकि वहीं दूसरी ओर यति की बातों की वजह से नारायण महल के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी।
चारों तरफ उत्सुकता और हलचल का माहौल था और सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। भाई, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं कि किरण देवी जिंदा है, तब तक मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला। तुम ही बताओ भाई, कल रात जितनी भयानक आग थी उससे कोई बच सकता है क्या? हाँ भाई, मैं भी तो वही देखने आई हूँ। लेकिन भाई, अगर वो जिंदा है तो अब वो यहाँ क्या करने आ रही है? कहीं वो हमें मारने तो नहीं आ रही है? गांव वाले तरह तरह की बातें किए जा रहे थे और तभी भीड़ में मौजूद लोगों ने जब दूर से गाड़ियों के एक काफिले को अंदर आते हुए देखा, तब अचानक भीड़ में हलचल तेज हो गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि गांव की कच्ची सड़क पर 50 से 60 गाड़ियों का काफिला आ रहा था। हर गाड़ी में हथियारबंद गुंडे बैठे हुए थे। गांव वालों ने जब इतनी सारी गाड़ियों में हथियारबंद गुंडों को देखा, तब वो सभी सहम कर पीछे हटने लगे। इतने सारे हथियारबंद आदमी, ये तो साफ है कि वो हम पर हमला करने वाली है।